तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी। जैसे कि हमारा वादा है, हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की भरपूर तैयारी कराएंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी जैसा एडवांस एग्जाम हो। चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। आपसे ही पूछते हैं कि एशियन चैंपियनशिप हॉकी ये कहाँ होने वाली है? ये भारत में चेन्नई में होने वाली है और चेन्नई में स्टेडियम है मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम। चेन्नई में मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी होने वाली है। इसमें कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसमें कुल 6 टीमें जो हैं भाग ले रही हैं और इन 6 टीमों में कौन कौन शामिल हैं? 6 टीम हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, और किसी को पता है तो बोलिए। मलेशिया, दक्षिण कोरिया, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया 4 हो गई, और उसके बाद हैं जापान और चीन। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, और जैसे जैसे ये जो कंपटीशन आगे बढ़ता रहेगा इसके बारे में अखबार में डेली आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी, तो आप लोग उस पर नज़र बनाए रखिएगा। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी जिसमें टोटल 6 देश भाग ले रहे हैं, चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में ये होने जा रही है और इन 6 देशों में शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। अब इसमें जो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं उनका नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? हरमनप्रीत सिंह। एक हरमनप्रीत कौर भी हैं, पता है ना, है ना, वुमेन जो क्रिकेट टीम है हमारी उसकी कप्तान है। इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये इस चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन होंगे। ओके, आप लोगों को पता होगा हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, अभी भी चल रहा है, आज T20 मैच होने वाला है। तो इसमें जो वनडे सीरीज़ हुई भारत ने जीती है 2-1 के अंतर से। 2-1 के अंतर का मतलब क्या है? 3 मैचों की सीरीज़ थी, इसमें से 2 मैच भारत ने जीते और 1 मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस सीरीज़ में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने कप्तानी की? विकास जी आप बताएंगे। 2 खिलाड़ियों ने इसमें कप्तानी की। पहले मैच में जो कैप्टन थे रोहित शर्मा थे, उसके बाद दूसरे और तीसरे मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट दिया गया। दूसरे और तीसरे मैच में जो कप्तानी की भारतीय टीम की वो हार्दिक पांड्या ने की। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है कि पहले मैच में रोहित शर्मा ने कप्तानी की और दूसरे और तीसरे मैच में जो कप्तानी की वो हार्दिक पांड्या ने की। अच्छा, इस वनडे सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? सॉरी, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? मैन ऑफ द मैच का मतलब है एक पार्टिकुलर मैच का सबसे अच्छा खिलाड़ी, और मैन ऑफ द सीरीज़ का मतलब है कि 3, 4 या 5 या 2 मैचों की जो भी सीरीज़ हुई उसका सबसे अच्छा खिलाड़ी। तो कौन रहा है मैन ऑफ द सीरीज़? ईशान किशन। वेरी गुड। इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ का जो अवार्ड मिला वो मिला ईशान किशन को। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल जो लंबी वीडियो हैं उनको मैंने पहले बोर्ड पे लिख लिया है, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, अपनी स्क्रीन को पॉज करके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ बोर्ड पे लगातार लिखूँगा तो मेरा तो व्यू टाइम बढ़ेगा लेकिन आपका समय बहुत ख़राब होगा। तो बस आप अपनी रफ कॉपी लीजिए और धीरे 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 उसको लिखते रहिए। बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। आगे चलें। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्राड ने संन्यास ले लिया। स्टुअर्ट ब्राड, याद है आपको स्टुअर्ट ब्राड? स्टुअर्ट ब्राड का युवराज सिंह से नाता याद है? ये वही स्टुअर्ट ब्राड है जिसके 1 ओवर की 6 गेंदों पे युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने कुल कितने टेस्ट मैच खेले? इन्होंने कुल जो टेस्ट मैच खेले 167 टेस्ट मैच इन्होंने खेले। 167 टेस्ट मैच में इन्होंने 600 विकेट लिए स्टुअर्ट ब्राड ने। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने संन्यास लिया। और बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि इन्होंने एक अनूठा रिकॉर्ड बना लिया कि इन्होंने जब ये बैटिंग करना है अपने मैच में, जो आखिरी बॉल थी, बैटिंग जब करना है तो इन्होंने आखिरी बॉल पे 6 लगाया। उसके बाद जो पारी इनके कप्तान ने समाप्त घोषित कर दी। तो इन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में जो आखिरी गेंद खेली उस पर 6 लगाया। इसके अलावा ये बॉलर भी हैं, एक्चुअली मूल रूप से ये बॉलर हैं और कुचल्ले बल्लेबाज भी हैं। और जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन पारी का जो आखिरी विकेट गिरा वो इन्हीं की बॉल पर गिरा।
यही कह सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरियर की आखिरी बॉल पर विकेट भी लिया और अपने कैरियर की आखिरी बॉल पर छक्का भी लगाया। तो एक अनूठा रिकॉर्ड ये बन गया, ये हमेशा इनके लिए यादगार रहेगा। अच्छा, आप देखते हैं ना, जब से आईपीएल शुरू हुआ, अच्छा जब आईपीएल शुरू हुआ था ना तो इसकी बहुत आलोचना की गई थी कि ये क्रिकेट को ख़त्म कर देगा, क्रिकेट का जो रोमांच है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने क्रिकेट को और बढ़ावा दे दिया है। क्रिकेट में अब न जाने कितने एम्पायर्स की और कितने कमेंटेटर्स की और न जाने कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो इसकी बात खैर कभी हम दूसरे वीडियो में करेंगे, फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि भारत में हाल ही में किसी राज्य ने एक घोषणा की है, या किसी राज्य के क्रिकेट बोर्ड ने एक घोषणा की है कि वहाँ पर भी आईपीएल की तर्ज पर T20 क्रिकेट लीग होगी। किस राज्य में होगी? ये अभी अगस्त के लास्ट वीक में शुरू होने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता चलूँ, जो आज आप वीडियो आप देख रहे हैं ये आने वाले 6 महीने तक आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जो वीडियो आज आप देख रहे हैं इसका समय देख लीजिएगा कि ये अपलोड किस डेट को हुई है, तो आने वाले 6 माह तक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जो भी एग्ज़ाम आप देंगे करंट अफेयर्स का, उसमें आपके लिए काम आएगी। हम डेली ये वीडियो बनाते रहेंगे, डेली आपके संपर्क में रहेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा हौसला बना रहे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। आगे चलें। तो हाँ, तो उत्तर प्रदेश में T20 की तर्ज पर आईपीएल T20 क्रिकेट लीग की तर्ज पर अपनी अलग से क्रिकेट लीग शुरू होगी। आपसे पूछेगा कि ये यूपी की जो क्रिकेट लीग है, मैं फिर आपको बताता चलूँ कि मैं साथ ही साथ लिख भी सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका समय बहुत ख़राब होगा। आप कॉपी पेन उठाइए और साथ ही साथ उसको लिखते जाइए। तो इसमें यूपी की जो क्रिकेट लीग शुरू होने वाली है अगस्त के लास्ट वीक में, इसमें कुल 6 टीमें भाग लेंगी, या कुल 6 शहरों की टीमें भाग लेंगी। ये जो 6 शहर हैं इसमें शामिल हैं, आपसे पूछ सकता है, खास करके अगर आप यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपसे ज़रूर पूछेगा। ये 6 शहर हैं, इसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। यहाँ पर ये 6 टीमें जो हैं यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आगे चलते हैं। अब यहीं पर कल के अखबार में मुझे एक नई चीज़ पता चली। जैसे आपको पता होगा, लोकसभा में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। किन्होंने दिया था वो नोटिस? गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई के नोटिस को हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया था और कहा था ठीक है, फिर हम इस पर डिसाइड करेंगे चर्चा कब होगी। तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रिसीव हो जाता है, उसके 10 वर्किंग डेज़ के भीतर उस प्रस्ताव पर चर्चा होना ज़रूरी है। जैसे विपक्ष ये मांग कर रहा था, विपक्ष कह रहा था कि हमने अगर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आपको दे दिया है, वो नोटिस आपने रिसीव कर लिया है, तो अब लोकसभा में या संसद में दूसरा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद कोई और काम होगा। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो लोकसभा के जो कार्य नियम हैं उसके अनुसार नोटिस मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। 10वां कार्य दिवस से पार यानी कि 11वां दिन नहीं आना चाहिए। तो वर्किंग डे या कार्य दिवस का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे रोज़ काम हो रहा है तो बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो उसको वर्किंग डे नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टेड है कितने दिन के भीतर चर्चा हो जानी चाहिए, आपसे पूछ सकता है। और ये नोटिस किसने दिया? गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई किस राज्य के नेता हैं? असम के नेता हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, असम के नेता हैं, और लोकसभा में ये कांग्रेस के उप नेता हैं। आपको पता है लोकसभा में जो विपक्ष के नेता कौन हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है इस समय? मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि लोकसभा में सदन के नेता कौन हैं? सभा कीर्ति। हाँ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे जहन में एक नई बात आ गई कि लोकसभा में सदन के जो नेता होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर ना होकर के राज्यसभा के मेंबर हों तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में सदन का नेता वो होगा जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा इसके लिए। लेकिन शर्त यह है कि वो लोकसभा का मेंबर हो और केंद्र सरकार में कैबिनेट स्तर का मंत्री हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। अब पिछले 2-3 महीने से दिल्ली सेवा अध्यादेश बहुत ही चर्चा में है। एक्चुअली हुआ क्या, 19 मई को एक अध्यादेश केंद्र सरकार जारी करती है कि दिल्ली सरकार की जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं उन पर कंट्रोल के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनेगी। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊंगा कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल सीएम बने हैं तो दिल्ली
राज्य की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, और वहाँ के जो एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनमें आपस में बहुत से मुद्दों पर मतभेद रहता है। देखिए राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, ठीक है साहब। तो मतभेद रहते हैं। एक सबसे बड़ा मतभेद जो ये था कि वहाँ पर बड़ा कौन है, एलजी बड़ा है या सीएम बड़ा है। तो इसको लेकर के एक ज़माने से रस्साकसी चली आ रही। आप लोगों को ध्यान भी होगा, एक बार अरविंद केजरीवाल और उनके जो मंत्रिपरिषद थी वो राजभवन के सामने रात को ही धरने बैठ गए थे और वहाँ पर सोते रहे थे। ये सिलसिले लंबे चलते रहे थे। खैर, अब हुआ क्या, सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली में जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं या क्लास 1 की जो सर्विसेज हैं, उन पर जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल का मतलब उनका प्लेसमेंट, उनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन या उनको जो कोई भी पनिशमेंट देना है वो, उस पर जो नियंत्रण होगा वो एक, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनेगी। उस अथॉरिटी का नाम है NCCSA। मैं यहाँ लिख देता हूँ NCCSA। ये अथॉरिटी बनेगी, ठीक है साहब, ये अथॉरिटी बनेगी। और ये अथॉरिटी जो है दिल्ली की जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं उन पर कंट्रोल करेगी। उसमें ये कहा गया कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के मार्फत या उसके माध्यम से दिल्ली में जो ग्रुप ए लेवल की जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर अपना कंट्रोल कर लिया, इसको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल हैं या वहाँ की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन्होंने कहा साहब ये तो संघवाद का उल्लंघन है, दिल्ली में जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर नियंत्रण वहाँ की चुनी हुई सरकार का होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का होना चाहिए, ये तो गलत किया हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दिल्ली की सरकार या जो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसकी फेवर में दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें दिल्ली की जो चुनी हुई मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से ही काम करना होगा। जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके अगले ही दिन 19 मई को, पिछली 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आती है और उस अध्यादेश के द्वारा वो केंद्र सरकार ने एक नई अथॉरिटी अपॉइंट कर दी जिसका नाम था NCCSA। केंद्र सरकार ने एक नई अथॉरिटी अपॉइंट कर दी जिसका नाम था NCCSA। अब ये NCCSA जो है इसका ये काम है कि दिल्ली में जो ग्रुप ए लेवल की जो सर्विसेज हैं उस पर कंट्रोल करेगी। कंट्रोल का मतलब है उस पर अपॉइंटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, ट्रांसफ़र करना या प्रमोशन करना या किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट या दंड देना। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर दिया। इसको लेकर के जो वहाँ की दिल्ली की जो सरकार है या दिल्ली की जो मंत्रिपरिषद है वो हो हल्ला करने लगी। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अब अरविंद केजरीवाल सभी राजनीतिक पार्टियों से मिल रहे हैं कि भाई इस अध्यादेश की आप सदन में खिलाफत करेंगे या फेवर करेंगे, जो भी ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब केंद्र सरकार ने या कह सकते हैं कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद ने अपने अध्यादेश को लोकसभा में विचार के लिए रख दिया है। चलिए आगे चलते हैं।